चलिए तो आज हमें प्योर प्रैक्टिस करना है कूलम्स लॉ पर। तो देख लेते हैं हम इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिए, सर्टेन नंबर ऑफ चार्जेस दिए हुए जो आपके अलोंग द एक्सिस अरेंज है। एक्स एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पर चार्ज अरेंज है। ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन। ओरिजिन से 1 मीटर की डिस्टेंस पर आपका 1 कूलम, 2 मीटर की डिस्टेंस पर है 8 कूलम, देन 3 मीटर की डिस्टेंस पर है 27 कूलम। इस तरीके से चार्जेस आपके अरेंज्ड हैं। और यहाँ पर 10 मीटर की डिस्टेंस पर है आपका 1000 कूलम। इस तरीके से चार्जेस आपके अलोंग द एक्सिस अरेंज्ड है। 10 नंबर ऑफ चार्जेस अरेंज्ड है। आपको क्या करना है, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है ऑन द 1 कूलम चार्ज पार्टिकल एट द ओरिजिन। ओरिजिन पर जो 1 कूलम चार्ज पार्टिकल है उस पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। नेट फोर्स F नेट ऑन द चार्ज पार्टिकल एट ओरिजिन कितना होगा, समझ आ गया। कुछ समझ लो फिर से। एक आपके 10 चार्ज पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं ऑन द एक्स एक्सिस। 1 मीटर डिस्टेंस पर 1 कूलम, 2 मीटर डिस्टेंस पर 8 कूलम, 3 मीटर डिस्टेंस पर 27 कूलम, 10 मीटर डिस्टेंस पर 1000 कूलम। आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है ऑन द चार्ज पार्टिकल 1 कूलम एट द ओरिजिन। ठीक है, तो करने का तरीका क्या होगा, हम 1 जो ओरिजिन पर चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है उस पर बाकी रिमेनिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स निकालेंगे और उनका वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, तो नेट फोर्स लिखते हैं यहाँ पर ओरिजिन वाले पार्टिकल पर 1 कूलम की वजह से। 1 कूलम की वजह से क्या है, K Q1 Q2 Q1 Q2 क्या होगा 1 × 1 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या होगा 1 स्क्वायर। देन होगा आपका K Q1 Q2 सो 1 × 8 अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। देन क्या हो जाएगा K Q1 Q2 1 × 27 अपॉन 3 स्क्वायर। इसी तरीके से आपका 10 मीटर वाले 10,000 कूलम वाले पार्टिकल्स का कितना आएगा K 1 × 1000 अपॉन 10 स्क्वायर। इस तरीके से हमारे 10 चार्ज पार्टिकल है, उनकी वजह से नेट फोर्स होगा सारे प्लस हो जाएंगे, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो सबका फोर्स क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। नेट फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हो आप किधर होगा, इस तरफ होगा। सारे फोर्सेस इसी तरफ आएंगे। अब जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, कॉमन हो जाएगा। बाकी यहाँ से क्या हो जाएगा 1/1 1 हो जाएगा। यहाँ से 8/4 2 होगा। यहाँ से 27/9 3 होगा। और इस तरीके से सीरीज आपकी चलती जाएगी और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक 10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नेट फोर्स आ गया। अब इसकी वैल्यू में निकालना 1 + 2 + 3 + 4 + up to 10। यार इसका सम क्या होगा, इसका सम क्या होगा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा। एक है सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला पता है हमें। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, सिग्मा n। ये आपने पढ़ा होगा मैथ्स में पढ़ा होगा। क्या होता है n + 1/2। ये फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 3 up to n। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n = n + 1/2। इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी k, और इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 10 × 11/2। 10 × 11/2 ये क्या हो जाएगा आपका 55k। 55k आपका इतना फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स। समझ आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, फोर्स लिखना है और ये आपका थोड़ी सी मैथ्स यूज करना है। तो मैथ्स का फॉर्मूला यूज हुआ है और कुछ नहीं है। बाकी कूलम्स लॉ तो आपका वही सेम है, K Q1 Q2/R स्क्वायर। इसी में हम और भी चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया, हम 8 कूलम की जगह क्या कर दें, यहाँ पर 1 कूलम हो गया। यहाँ पे 8 कूलम की जगह हम 16 कूलम कर दें, 27 की जगह 81 कूलम कर दें, और यहाँ पर 1000 की जगह 10,000 कर दें। तो फिर क्या बनेगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर बन जाएगा, 2 स्क्वायर बन जाएगा, 3 स्क्वायर बन जाएगा, 10 स्क्वायर बन जाएगा। फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर और फॉर्मूला लग जाएगा आपका n स्क्वायर वाला। n स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद है, सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है n + 1 2n + 1/6। ये लग जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसे काफी सारे चेंजेस करके हम क्या कर सकते हैं, ये सीक्वेंस बना सकते हैं। उसका सम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसी भी टाइप की सीक्वेंस बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। बस क्या लगना है, आपका मैथ्स थोड़ा सा यूज होगा। चलिए इसमें नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं और हम डिफरेंट टाइप की सीक्वेंस बनाकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और इसमें इस
तरीके से चार्ज पार्टिकल अरेंज है, आपका ओरिजिन है, एक्स एक्सिस पे चार्ज पार्टिकल अरेंज है। यहाँ से 1 मीटर की डिस्टेंस पर आपका 1 कूलम रखा हुआ है, 2 मीटर की डिस्टेंस पर आपका -2 कूलम चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, 3 मीटर की डिस्टेंस पर 3 कूलम चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं। 1 मीटर पर 1 कूलम, 2 मीटर पर -2, 3 मीटर पर 3 कूलम, 4 मीटर पर -4 कूलम, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं। आपको नेट फोर्स निकालना है ऑन द 1 कूलम चार्ज पार्टिकल एट ओरिजिन। तो ओरिजिन पर 1 कूलम चार्ज पार्टिकल है, उस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन वही पिछले वाला है, ठीक है, बस चार्ज पार्टिकल से आपके चेंज हो गए। ओरिजिन पर जो 1 कूलम चार्ज पार्टिकल रखा है उस पर नेट फोर्स हमें निकालना है। निकाल सकते हैं उसी तरीके से जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, वैसे मेथड यूज होगा। क्या मेथड यूज होगा? नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स क्या आएगा? एफ नेट 1 कूलम की वजह से इस पर फोर्स लिखेंगे, 1 कूलम की वजह से फोर्स कितना आएगा? K Q1 Q2 बाई 1 स्क्वायर। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा? इधर लेफ्ट साइड होगा। -2 कूलम, इसका फोर्स क्या आएगा? राइट साइड, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस में आएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देन क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 कितना हो जाएगा? 1 × 3 बाई 3 स्क्वायर। इसी तरीके से चलता जाएगा ऑल्टरनेट प्लस माइनस, और ये आपकी इस तरीके से इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। K कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से K कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा? 1/1 -1/2 प्लस 1/3, और इस तरीके से आपकी इनफाइनाइट सीरीज बन गई। अब इस सीरीज का हमें सम पता होना चाहिए। अब ऐसी सीरीज कौन सी सीरीज होगी? बता सकते हैं ऐसी कौन सी सीरीज होगी जिसकी वैल्यू हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सीरीज से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। याद है कोई सीरीज याद है जिससे हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? याद करो, अगर आपने थोड़ा सा मैथ्स में लॉग वगैरह पढ़ा हुआ तो लॉगरिथमिक सीरीज पढ़ी होगी। लॉगरिथमिक सीरीज पढ़ी है, लॉगरिथमिक सीरीज पढ़ी होगी। ln ऑफ 1 + x, ln ऑफ 1 + x की सीरीज क्या होती है? ln ऑफ 1 + x की सीरीज होती है x - x² 2 + x³ 3 - x4/4 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट सीरीज होती है। ln ऑफ 1 + x, log 1 + x की सीरीज होती है। यही सीरीज है, नहीं बन रही है, यहाँ पर नहीं बन रही। इसमें क्या करो? x की जगह 1 रख दो, x की जगह यहाँ पर क्या रखो? 1। पुट x = 1, तो क्या हो जाएगा? ये ln 2 बन जाएगा। ln 2 बनेगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 - 1/2 प्लस 1/3 - 1/4 एंड सो ऑन। ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या है? 1 - 1/2 प्लस 1/3 - 1/4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ln 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? K ln 2। और ये हमारा नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल एट ओरिजिन होगा। नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल एट ओरिजिन। अगर आपकी उससे इसकी डायरेक्शन पूछे जाए तो वैल्यू क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है, इधर नेगेटिव एक्सिस की तरफ आपका नेट फोर्स हो जाएगा। समझ आ गई? तो ये बेसिकली क्या आपका इस तरीके से हम काफी क्वेश्चन बना सकते हैं डिफरेंट टाइप की सीरीज को चेंज करके। इसमें कुछ आपसे अलग से नहीं लग रहा, बस आपका कूलम्स लॉ तो वही सेम है। आपका कूलम्स लॉ फिजिक्स में कोई चेंज है नहीं, ओनली आपके मैथ्स के फॉर्मूले यहाँ पर क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। समझ आ गई? चलिए अब इसमें और हम आगे डिस्कस करते हैं। इसमें थोड़ा सा अपना काइनेमेटिक्स का यूज कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स हमने बताया था लास्ट क्लास में, इसमें जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स क्लब करके काफ़ी क्वेश्चंस हम करेंगे, इसलिए काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स अच्छे तरीके से आपको पढ़ के आना है। तो देख लेते हैं, इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। पहले काइनेमेटिक्स पर देख लेते हैं। दो चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड Q2, दो चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है? R1। इसमें से Q1 क्या है? फिक्स्ड है यहाँ पर। दोनों चार्ज पार्टिकल एक फ्रिक्शनलेस प्लेन पर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शनलेस, ठीक है। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन पर रखे हुए R1 डिस्टेंस पर Q1 और Q2 इस तरीके से रखे हैं। Q1 फिक्स्ड है, Q2 आपका फ्री टू मूव है। Q2 को हम क्या करते हैं? यहाँ से रिलीज कर देते हैं। Q2 को यहाँ से क्या करते हैं? रिलीज करते हैं।
Q2 को जब हम यहाँ से रिलीज करेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो Q2 क्या होगा, इस तरफ भागेगा, Q2 इस तरफ भागेगा। जब Q2 की डिस्टेंस Q1 से R2 हो जाएगी तो हमें उसकी वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी क्या होगी, जब Q2 की डिस्टेंस Q1 से R2 हो जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। समझ आ गया। Q2 की डिस्टेंस जब यहाँ से R2 हो जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो कैलकुलेट करना। ओके, तो कैसे करेंगे इसको, क्या तरीका होगा यहाँ पर। ठीक है, तो सॉल्व करने का यहाँ पर तरीका क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है कूलम्ब्स फोर्स दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में, दोनों चार्ज पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है, हमेशा डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो अगर हम किसी भी यहाँ पर x डिस्टेंस पर फोर्स लिखते हैं, Q1 से x डिस्टेंस पर जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर होगा, ओके, तो यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लिख सकते हैं, कितना लग रहा होगा, F लिख सकते हैं। F क्या होगा, K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में किसी भी डिस्टेंस x पर जब चार्ज पार्टिकल Q2 जहाँ से रिलीज किया, यहाँ से रिलीज करने के बाद जब ये x डिस्टेंस पर आएगा तो स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, इतना फोर्स होगा। समझ आ गया। अब इतना फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स क्या है आपका, वेरिएबल फोर्स है। फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। अब अगर ये वेरिएबल फोर्स है तो इसको हम डायरेक्टली तो इक्वेशन ऑफ मोशन में ही रख सकते हैं, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 0 है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, बस एक्सेलरेशन निकाल लो। बट फोर्स क्या है, वेरिएबल, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसका मास आपको गिवन है, अगर m है, स्मॉल मास ले लेते हैं, तो इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेशन निकालेंगे फोर्स बाय मास, तो ये कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई m और ये एक्स स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अब जब आपके एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो फिर हम इसके लिए कौन सी इक्वेशंस यूज करते हैं, इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशंस यूज करते हैं फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इसके लिए हमें क्या पता है, x पता है, मींस हमें डिस्टेंस पता है, कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी कौन सा फॉर्मूला रहेगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, v dv by dx। v dv by dx लिख सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए, v क्या होगा इसकी वेलोसिटी, और उसको लिख सकते हैं k q1 q2 by m into 1 by x square, ये लिख सकते हैं। इसको और हम फर्दर सिंपलीफाई कर लेंगे यहाँ पर, तो क्या जाएगा, जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आपका v dv इक्वल टू k q1 q2 बाई m और ये 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट्स क्या रहेंगी, इनिशियली पार्टिकल कहाँ पर था, Q2, इनिशियली पार्टिकल Q2 कहाँ पर था, Q2 की डिस्टेंस क्या थी इनिशियल, R1, x की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल R1 यहाँ से स्टार्ट हुआ Q2 और फाइनल क्या होगी, फाइनल हो जाएगी R2। तो यहाँ पर हम इसकी लिमिट लगाएंगे R1 टू R2, जब R1 थी तो उसकी वेलोसिटी 0 और जब R2 हो गई तो उसकी वेलोसिटी V2, Q2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V2। बस क्या बचा यहाँ पर, इंटीग्रेशन करना है हमें, v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इसकी लिमिट लगा देंगे 0 टू v2 और इक्वल टू k q1 q2 बाई m 1 बाई एक्स स्क्वायर। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला बता होना चाहिए, x की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 बाई एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 बाई एक्स और ये लिमिट लगेगी R1 टू R2, यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो लिमिट सिंपल है, ये आ जाएगा आपका v2 का स्क्वायर इक्वल टू v2 का स्क्वायर बाई 2 और ये कितना बचेगा, 2 को इस तरफ ले जाते हैं v2 स्क्वायर, तो बचेगा 2k q1 q2 अपॉन m और यहाँ पर लिमिट लगा देंगे 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, तो ये क्या बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है, 1 अपॉन R1 माइनस R। तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 की वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो इस तरीके से V2 की वैल्यू आ जाएगी। V2 क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ Q2 एट अ डिस्टेंस ऑफ R2। समझ आ गया।
तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, बस सिंपल वेरिएबल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया है, बाकी वही काइनेमेटिक्स हमने यूज किया है। वेरिएबल एक्सेलरेशन वेरिएबल था, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए क्या लिख सकते हैं, v dv by dx। तो हमें क्या पता था, इनिशियली जो चार्ज पार्टिकल q2 उसकी पोजीशन पता था, r1 पर यहाँ पर था और r2 पर यहाँ पर है, r2 पर यहाँ पर है, तो उसकी वेलोसिटी निकालना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, x डिस्टेंस पर जाकर उस पर फोर्स लिखा, जो फोर्स लिखा k q1 q2 by x स्क्वायर आया, उससे उसका एक्सेस निकाला, एक्सेस वेरिएबल था तो उसको क्या रख दिया, v dv by dx। v dv by dx रख के हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट्स लगा दी, तो हमारा इस तरीके से वेलोसिटी आ गया चार्ज q2 पार्टिकल का। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हम और भी काइनेमेटिक्स से क्लब करके सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इसी क्वेश्चन को जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे तो इसको हम जस्ट एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, जब पोटेंशियल एनर्जी करेंगे पढ़ेंगे तो जब हम इसको क्वेश्चन को फिर से करेंगे, ठीक है, वहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जस्ट वन लाइन सॉल्यूशन होगा। अभी हमने नहीं पढ़ा है तो इसको हमें इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ पर ऐसा इंटीग्रेशन वगैरह कुछ हमें करना नहीं पड़ेगा। समझ आ गया? चलिए फिर नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में हम सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करें। इक्विलिब्रियम कब होगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज हमने इस तरीके से दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए Q एंड Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, L, दोनों के बीच की डिस्टेंस इस तरीके से L है। दोनों चार्ज पार्टिकल आपके फिक्स्ड हैं, दोनों फिक्स्ड है, दोनों चार्ज पार्टिकल आपके फिक्स्ड है। ठीक है, कहीं मूव नहीं कर रहे। हमें क्या बताना है यहाँ पर, जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है, एक और थर्ड चार्ज पार्टिकल लेते हैं हम Q, एक थर्ड चार्ज पार्टिकल Q लिया तो उसको इस लाइन पर हम कहाँ रखें सच दैट वो क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। समझ आ गया? दो चार्ज पार्टिकल है Q, एक और थर्ड चार्ज पार्टिकल है सेम मैग्नीट्यूड का Q, तो उसको इस लाइन पर हम कहाँ पर रखें सच दैट वो क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। समझ आ गया? इसको कहाँ पर रखें, तो हम इसमें पता लगाते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर रखते हैं, इस साइड लेफ्ट साइड रखते हैं, इस तरफ रख सकते हैं। अगर इस तरफ रखते हैं हम, तो इधर रखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स किधर आएगा, अगर हमने इसको इधर रखा तो इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स इधर आएगा और इसकी वजह से भी फोर्स इधर आएगा, तो नेट फोर्स जुड़ जाएंगे। तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो नहीं होगा, यहाँ पर कोई क्रम नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस तरफ रखते हैं इसको, तो इस तरफ भी फोर्स वही सेम रहेगा, दोनों इधर ही आएंगे, तो ये भी पोजीशन नहीं हो सकता। तो ओनली पोजीशन क्या बची, इसके बीच में, ओनली पोजीशन क्या बची बीच में, कहाँ पर, किसी भी चार्ज पार्टिकल से L/2 डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। समझ आ गया? तो अगर दोनों चार्ज पार्टिकल आइडेंटिकल हैं तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा, उनके बीच में आएगा। ये आएगा, कितनी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, मिडिल में, उनके बीच में रहेगा। और कितनी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, कितनी डिस्टेंस पर होगा, अगर यहाँ से हम डिस्टेंस लिखते हैं तो x = L/2 पर इक्विलिब्रियम आया, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन लिखेंगे तो कितनी आएगी, एक आएगी। और एक पॉइंट हमें नोट करना है कि अगर दोनों चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा, बीच में। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो क्या थर्ड चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, थर्ड चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, क्या उस पर डिपेंड करता है, थर्ड चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है नेगेटिव है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे दूसरा केस ले लेते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं हमने क्या लिया, यहाँ पे Q, एक Q, और यहाँ पे क्या रख देते हैं हम, -Q, यहाँ पे -Q रख दिया, -Q रख दिया, तब भी तो नेट फोर्स जीरो होगा, जितना फोर्स ये लगाएगा उतनी फोर्स ये लगाएगा। ठीक है, तो इसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, फोर्स ये क्या रहेगा, ऑलवेज इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर क्या है इन दोनों पार्टिकल्स के
इन दोनों पार्टिकल्स के नेचर पर डिपेंड करता है, जो दो पार्टिकल्स हैं उनके नेचर पर डिपेंड करता है। देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू और इसको क्या रख दिया क्यू, माइनस क्यू क्यू और ए रख दिया, तो भी इसका इक्विलिब्रियम रहेगा, बिकॉज इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा इसकी तरफ और इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा इसकी तरफ, तब ये फोर्स कैंसिल आउट होंगे। यहाँ पर भी फोर्स कैंसिल आउट हो रहे थे। तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल ये दोनों क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, किसी भी नेचर के हो बट आइडेंटिकल होना चाहिए। सिमिलरली इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स जो बीच वाला चार्ज पार्टिकल उसका भी नेचर कुछ भी हो सकता है अगर ये दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, इसमें अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देते हैं, अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर देते हैं, जो बीच वाला चार्ज पार्टिकल है क्या उसके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। जैसे क्यू था, ये क्यू और बीच में क्या रख दिया हमने माइनस क्यू, डिफरेंट मैग्नीट्यूड का चार्ज रख दिया। तो क्या इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि इसका इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा, बिल्कुल नहीं करता। अभी भी इक्विलिब्रियम क्या आएगा, बीच में ही आएगा, अभी भी इक्विलिब्रियम क्या आएगा, बीच में आएगा। वो इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा, दोनों फोर्स कैंसिल आउट होंगे तो नेट फोर्स 0 होगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के, दो आइडेंटिकल सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर के चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर दो सेम नेचर के चार्ज पार्टिकल हैं तो इक्विलिब्रियम उनके बीच में आएगा और वो इक्विलिब्रियम दोनों के नेचर पे भी डिपेंड नहीं करता है और जो बीच में चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है उसके नेचर पर भी डिपेंड नहीं करता है, नेचर पर भी डिपेंड नहीं करता है और बीच वाले के मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड नहीं करता है। ये चीज़ हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, हर केस में आपका नेट फोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 होगा, यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 होगा, यहाँ पर भी नेट फोर्स क्या था 0 था, सब जगह नेट फोर्स 0 है। यहाँ पर भी नेट फोर्स क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ से ये तो पता चल गया कि अगर आपके सेम नेचर के चार्ज पार्टिकल है इक्विलिब्रियम उनके बीच में आएगा और एक ही इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। कितनी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, एक ही इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगी उनके बीच में अगर सेम नेचर के चार्ज है। ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन किस पर, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, वो पॉजिटिव है नेगेटिव उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा, अगर आइडेंटिकल होना चाहिए बस। और जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है उसके मैग्नीट्यूड और नेचर पर भी डिपेंड नहीं करेगा। समझ आ गया। ठीक है, अगर ये डिफरेंट भी है, दोनों चार्ज पार्टिकल क्या है, अगर डिफरेंट भी है तो देख लेते हैं डिफरेंट वाले केस में। अगर जैसे ये देख लेते हैं, सपोज क्या होगा, इस तरीके से हम देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस 4q रखा हुआ है, माइनस 4q रखा हुआ है। क्वेश्चन वही सेम है कि एक और थर्ड चार्ज पार्टिकल है q, थर्ड चार्ज पार्टिकल हम क्या लेते हैं q, इसको कहाँ पर रखें कि इक्विलिब्रियम में हो जाए। ये दोनों फिक्स है, फिर से दोनों क्या है फिक्स्ड, दोनों फिक्स्ड है, डिस्टेंस आपको वही सेम l दी हुई है। हमें थर्ड चार्ज पार्टिकल q की पोजीशन बताना है such that it is in equilibrium। ठीक है, तो हमें पहले रिजल्ट से तो बताया, पहले रिजल्ट से बताया कि अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा, बीच में आएगा। दोनों का सेम नेचर के चार्ज है तो इक्विलिब्रियम बीच में आएगा। चाहे इससे देख लो, इसमें सेम नेचर के थे, इसमें भी सेम नेचर के, इसमें भी सेम नेचर के, इसमें भी सेम नेचर के, तो इक्विलिब्रियम उनके बीच में आएगा। और वो थर्ड चार्ज जिसका इक्विलिब्रियम हम चेक कर रहे हैं उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, वो कैसा है उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता और उसके मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसको हम बीच में रख देते हैं। अब हमें ये नहीं पता यहाँ पर, यहाँ तो बिल्कुल x = l/2 मिडिल पॉइंट पर आ गया था, लेकिन यहाँ पर नहीं पता कहाँ पर आएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड क्या है डिफरेंट। तो हम ले सपोज इस -q चार्ज से x डिस्टेंस पर क्या रखा हमने, q चार्ज पार्टिकल को रख दिया, -q चार्ज पार्टिकल से x डिस्टेंस पर रख दिया। और यहाँ पर क्या अगर इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा 0। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स 0 कर दो, नेट फोर्स यहाँ पर 0 करेंगे तो नेट फोर्स इसकी -q की वजह से इस तरफ रहेगा, -q की वजह से क्या रहेगा, -q की वजह से यहाँ फोर्स लिखेंगे तो k/x²। और ये किसके बराबर होना चाहिए, -4q की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है ये क्या हो जाएगा k/q × 4q अपॉन ये डिस्टेंस क्या होगी
ये डिस्टेंस हो जाएगी l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते, के क्यू क्यू कट गया, के क्यू क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। यहाँ से l माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, x इक्वल टू कितना आ जाएगा l/3, x इक्वल टू क्या आ गया l/3, समझ आ गया, x इक्वल टू l/3 आ गया। यहाँ से पता चल गया कि जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा थर्ड चार्ज पार्टिकल की वो -q से l/3 डिस्टेंस पर होगा, समझ आया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अगर सेम नेचर के चार्ज है तो इक्विलिब्रियम उनके बीच में होगा, उनके बीच में रहेगा, और जो इक्विलिब्रियम होगा वो उन दोनों जो चार्ज पार्टिकल है उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। जो दो फिक्स चार्ज पार्टिकल उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, अगर दोनों पॉजिटिव है तब भी बीच में होगा, और दोनों नेगेटिव है तब भी बीच में होगा, नेचर सेम होना चाहिए। और वो थर्ड चार्ज पार्टिकल के नेचर पर भी डिपेंड नहीं करता है, थर्ड चार्ज पार्टिकल चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा थर्ड चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड नहीं करता है। अब हम क्या लेते हैं इसमें डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्ज ले लेते हैं। अब अगर चार्ज पार्टिकल्स क्या हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के और डिफरेंट नेचर के, ठीक है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के तो ले चुके हैं, डिफरेंट नेचर के चार्ज पार्टिकल लेंगे। डिफरेंट नेचर के चार्ज पार्टिकल लेंगे तो क्या होगा, तो इस तरीके से ले लेते हैं, इस तरीके ले लिया हमने। यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिया हमने 9q, यहाँ पे ले लिया -q, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हुई l, दोनों के बीच की डिस्टेंस l, दोनों क्या है आपके फिक्स्ड है, दोनों फिक्स्ड है और ये प्लेन में रखे हुए डिस्टेंस है। फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि एक जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है Q, थर्ड चार्ज पार्टिकल Q है, उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन बताना है, कहाँ पर रखेंगे, सच दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। इस थर्ड चार्ज पार्टिकल Q को हम इस लाइन पर कहाँ पर रखें, इस लाइन पर 9q और -q को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहाँ पर रखें, सच दैट ये आपका इक्विलिब्रियम में रहे, समझ आ गया। तो इस थर्ड चार्ज पार्टिकल को अगर हम बीच में रख के देखेंगे यहाँ पर, तो बीच में रख के देख लो कहीं पे भी, तो बीच में देख के देखेंगे तो यहाँ पर इसकी वजह से फोर्स रहेगा और इसकी वजह से ये फोर्स कितना लगेगा इस तरफ, तो ये पोजीशन तो नहीं हो सकती है, बीच में तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नेट फोर्स क्या आएगा, एक ही साइड आएगा, ठीक है, चाहे पॉजिटिव ले चाहे नेगेटिव हो, एक ही तरफ आएगा इसको, ठीक है, नेगेटिव होगा तो इस तरफ फोर्स आ जाएगा। हम देख लेते हैं इस तरफ देख लेते हैं, दोनों साइड हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर फोर्स रहेगा, कहाँ पर इस पर इक्विलिब्रियम रहेगा। यहाँ पर तो नेट फोर्स आ रहा है, नेट फोर्स 0 नहीं है। हम इस तरफ देख लेते हैं, अगर इस तरफ देखते हैं, इस तरफ देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे चार्ज पार्टिकल Q को, तो इसकी वजह से फोर्स कितना लगेगा, इधर कितना लगेगा ये फोर्स, इसकी वजह से अगर हम फोर्स लिखेंगे तो आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन कितना, ये डिस्टेंस ले लेते हैं Q1 Q2, सपोज ये डिस्टेंस क्या ले ली, ये वाली डिस्टेंस x ली, और ये डिस्टेंस x लेते तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई x स्क्वायर, और इसकी वजह से -9q की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, ठीक है, -9q की वजह से इधर लग रहा है, 9q की वजह से इधर लग रहा है, तो -9q की वजह से इधर लगेगा, और वो फोर्स कितना हो जाएगा, वो फोर्स कितना होगा यहाँ पर, ये जो K और ये होगा Q बाई L प्लस x का होल स्क्वायर, ये होगा K Q बाई L प्लस x का होल स्क्वायर। ये दोनों फोर्स कभी इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों फोर्स इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ये वाला फोर्स क्या है, ये वाला फोर्स आया आपका K9q और इसको हम इधर लिख देते हैं, ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, ये वाला फोर्स है K और ये आ जाएगा आपका Q अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर। ये दोनों फोर्स कभी इक्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये दोनों फोर्स कभी इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते,
वो इसका न्यूमरेटर बड़ा है, इससे न्यूमरेटर बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू हमेशा इससे बड़ी आएगी, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, छोटी आएगी। इसलिए ये दोनों फोर्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ये कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता। k q q अपॉन n प्लस x का होल स्क्वायर, ये कभी भी यहाँ पर इसके इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। समझ आ गया, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ये वाली वैल्यू कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकती। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा तो इसका डिनोमिनेटर इससे हमेशा ज्यादा रहेगा और इसका न्यूमरेटर हमेशा इससे ज्यादा ही है। ठीक है, इसलिए कभी भी ये इक्वल नहीं हो सकते। तो ये वाली पोजीशन भी नहीं होगी। तो लास्ट पोजीशन कहाँ पर बची, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 9q की वजह से फोर्स देखेंगे, 9q की वजह से इधर लगेगा फोर्स q पर, 9q की वजह से कितना फोर्स लगेगा k, और ये हो जाएगा q अपॉन ये वाली डिस्टेंस क्या ले लेते हैं x, इससे हमने x डिस्टेंस ली माइनस q से, तो ये क्या हो जाएगा l प्लस x का होल स्क्वायर, यही होगा। और इस पर माइनस q की वजह से फोर्स क्या लगेगा, माइनस q की वजह से इस तरफ फोर्स लगेगा, ये कितना होगा k q बाई एक्स स्क्वायर। इधर आपका k 9q है, k 9 और ये जाएगा 9q हो जाएगा 9q बाई एक्स स्क्वायर, इतना होगा। अब ये दोनों फोर्स इक्वल हो सकते हैं क्या, ये दोनों फोर्स इक्वल नहीं हुए, ये दोनों फोर्स इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते ये दोनों फोर्स। अगर इसको देखेंगे तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर भी बड़ा है, और इसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर भी छोटा है, मींस x की वैल्यू चेंज होगा, ये इसके इक्वल किसी ना किसी x पर पॉसिबल है कि हो सकता है। तो इन दोनों को इक्वल कर दे तो पोजीशन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, k बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू k 9q बाई l प्लस x का होल स्क्वायर, ये होगा। यहाँ से k कट गया, k कैंसिल हो गया, बाकी क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से 9x स्क्वायर इक्वल टू l प्लस x का होल स्क्वायर, l प्लस x का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 3x इक्वल टू l प्लस x। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, यहाँ से 2x, तो x इक्वल टू आ जाएगा l बाई 2। x कितना आ गया, l बाई 2। समझ आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन पता चल जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन अब यहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो कहाँ पर है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज के पास है। कहाँ पर है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज। स्मॉलर मैग्नीट्यूड कौन सा है, माइनस q, इसका मैग्नीट्यूड 9q है, इसका मैग्नीट्यूड q है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन किसके पास होगी, स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज के पास होगी, और एक ही इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगी। ठीक है, एक से अधिक इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। यहाँ पर हमें लगता है इस तरह कि इक्विलिब्रियम हो सकता है, बिकॉज़ फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में तो लग रहा है कि इक्विलिब्रियम हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। बट यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम एक्चुअल में है, बीच में तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज के पास। तो इन दोनों रिजल्ट्स को हम एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले आप पॉइंट लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हो, इक्विलिब्रियम is between q1 and q2. Equilibrium is between q1 and q2 if they have same nature. अगर उनका नेचर सेम है तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, उनके बीच में होगा। सेम नेचर के हैं, मतलब चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो उनका इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा, उनके बीच में ही आएगा। ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम थर्ड चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड और नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो। सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज आउटसाइड, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज आउटसाइड, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज आउटसाइड नियर द स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज, near the smaller magnitude charge if q1 q2 are of opposite sign, if
Q1 Q2 आर ऑफ अपोजिट साइन। अगर Q1 Q2 अपोजिट साइन के हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर होगी, उनके बाहर होगी, ठीक है। और ऐसी कितनी पोजीशन होगी, एक ही पोजीशन होगी, दोनों केस में एक ही पोजीशन है। अगर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं तो एक ही इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, वो बाहर होगी। और दोनों चार्ज अगर सेम नेचर के हैं तो एक ही इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी जो उनके बीच में होगी। और दोनों केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन जो थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड और नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। एक और हम इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, इस तरीके से देख लेते हैं। सपोज आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको Q, यहाँ पे क्या दिया हुआ है -4Q, और आपको वही सेम डिस्टेंस L दी हुई है। दोनों चार्ज पार्टिकल फिक्स है। आपको थर्ड चार्ज पार्टिकल Q की इक्विलिब्रियम पोजीशन बताना है कहाँ पर होगा। थर्ड चार्ज पार्टिकल Q की इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, बता सकते हैं? क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी? क्या होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन? इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है अपोजिट नेचर के चार्ज है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर होगी, स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज के पास। स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज क्या है, Q, तो इसके पास ले लेते हैं, यहाँ पर चार्ज Q रख देते हैं, यहाँ पर Q चार्ज होगा, इसकी डिस्टेंस क्या ले लेते हैं x। क्यूब चार्ज पार्टिकल पर स्मॉल q इधर फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगेगा, k बाई एक्स स्क्वायर, कितना फोर्स लगेगा, k बाई एक्स स्क्वायर। -4q कितना फोर्स लगाएगा, इधर कितना लगाएगा, k4q बाई l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये होगा, दोनों फोर्स को क्या कर सकते हैं, इक्वल, दोनों इक्वल कर दो और सॉल्व कर लो तो क्या जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू l प्लस एक्स, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, l। मीन्स इक्वल पोजीशन कहाँ पर होगी, जो स्मॉल मैग्नीट्यूड चार्ज है स्मॉल q, उससे l डिस्टेंस पर होगी, एक ही ऐसी पोजीशन रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पता कर सकते हैं। अगर आपको दो फिक्स चार्ज पार्टिकल रखे हुए तो थर्ड चार्ज पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी वो हम बता सकते हैं। समझ आया ये? चलो तो हम इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन देखते हैं। दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए इसी लाइन पर Q और 4Q, इस तरह के दो चार्ज पार्टिकल Q और 4Q रखे हुए हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, L। यहाँ पे दोनों चार्ज पार्टिकल फिक्स नहीं है, यहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल फिक्स नहीं है। हमें क्या बताना है, थर्ड चार्ज पार्टिकल है Q, इस थर्ड चार्ज पार्टिकल Q को इस लाइन पर कहां पर रखें, such that all charges are in equilibrium, all charges are in equilibrium, सारे चार्ज इक्विलिब्रियम में रहें। ये दोनों कोई भी फिक्स नहीं है, all charges are free, ठीक है। सारे चार्जेस के आपके फ्री है, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शनलेस है। हमें Q की पोजीशन बताना है, so that all charges are in equilibrium, सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहेंगे। कहां पर रखेंगे, तो पहले वाले रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों चार्जेस का नेचर क्या है, सेम। दोनों चार्जेस का अगर नेचर सेम है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर आएगी, उनके बीच में, इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में आएगी। यहाँ पे क्या रख सकते हैं, Q को यहाँ पर रख सकते हैं। सपोज कहां पर रखना पड़ेगा, x डिस्टेंस पर। स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज से हमने x डिस्टेंस पर रख दिया, हमें नहीं पता कहां पर होगा, लेकिन ये तो पता है कि उनके बीच में ही होगा, तो हमने x डिस्टेंस पर रख दिया। अब x डिस्टेंस पर रख दिया, Q क्या रहेगा यहाँ पर, इक्विलिब्रियम में, तो Q का इक्विलिब्रियम में रहेगा तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, Q के इक्विलिब्रियम के लिए क्या बोल सकते हैं,
तो मैंने क्यू के इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स जीरो कर देते हैं इसमें, क्यू की वजह से फोर्स लगेगा इधर, कितना होगा के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और इसकी वजह से 4q की वजह से फोर्स इस तरफ रहेगा, ये क्या हो जाएगा के 4q बाई कितना होगा ये l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से 2x इक्वल टू l माइनस एक्स, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया l बाई 3। मीन्स हमें चार्ज पार्टिकल q को स्मॉलर चार्ज पार्टिकल q से l बाई 3 डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, सो दैट ये क्या होगा यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, मीन्स इस पे नेट फोर्स यहाँ पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो आ गया, ठीक है। तो इसके हमें q की पोजीशन तो पता चल गई। नेक्स्ट इसमें हमें क्या बताना है, हमें इसका मैग्नीट्यूड भी बताना, इसका मैग्नीट्यूड एंड नेचर बताना, q का मैग्नीट्यूड और नेचर भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा और नेचर क्या होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड नेचर, सो दैट ऑल चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, ऑल चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, सारे चार्ज क्या रहे इक्विलिब्रियम में रहे। समझ आ गया, सारे चार्जेस यहाँ से तो हमें क्या पता चल गया, इसकी पोजीशन पता चल गई। अब इसका मैग्नीट्यूड और नेचर बताना है। सबसे पहले नेचर देख लेते हैं, Q का नेचर क्या होना चाहिए, सो दैट सारे इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, सारे मींस ये तो इक्विलिब्रियम में कर ही दिया हमने, ए भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए और ए भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो ये तो इक्विलिब्रियम में हो गया, इसको इक्विलिब्रियम में करना है तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इस तरफ, और ये वाला इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इस तरफ, तो इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता है, कहीं इक्विलिब्रियम में नहीं हो रहा तो सिस्टम फिर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये वाला इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो इससे क्या पता चल गया, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या पता चला, जो नेचर ऑफ क्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो चार्ज पार्टिकल क्यू है वो क्या होना चाहिए, हमें नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हमें इसका नेचर पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। हमें इसकी पोजीशन पता चल गया, नेचर पता चल गया। अगर थर्ड क्या निकालना है, इसका पोजीशन। तो पोजीशन के लिए क्या कर सकते हैं, इसका हम इक्विलिब्रियम तो कंसीडर कर ही चुके हैं, इन दोनों में से किसी का भी इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सपोज हम स्मॉल क्यू का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लेते हैं। स्मॉल क्यू का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे तो स्मॉल क्यू के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा, क्यू फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। क्यू किधर फोर्स लगाएगा, इस तरफ। हम तो ये मान लिया, हमें नहीं पता इसका मैग्नीट्यूड क्या था, हम तो पॉजिटिव मान के कंसीडर करेंगे। यहाँ से क्यू की वैल्यू, क्यू इस तरफ फोर्स लगाएगा तो कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू बाई कितना होगा, के क्यू क्यू बाई, ये डिस्टेंस क्या आई थी, एल बाई 3, तो एल बाई 3 का होल स्क्वायर। एक इसके बराबर होगा जो 4q फोर्स लगाएगा, 4q इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इस तरफ, 4q इस पर इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4kq। ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, l। ये वाली डिस्टेंस l हो जाएगी तो l स्क्वायर। kq कट गया है, l स्क्वायर से l स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ से यहाँ पर नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन में, तो प्लस आपका इक्वल टू 0 होगा। दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में, दोनों फोर्सेस क्या है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है तो ए ऐड करके क्या कर देंगे, 0 पे। नेट फोर्स क्या है, 0 पे बदल क्या है आपका, ए भी इक्विलिब्रियम में है, तीनों पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में। तो ए इक्विलिब्रियम में अगर तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 कर दिया, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से कुछ हमने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर ये 4q स्क्वायर होगा, यहाँ 4q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से q कट जाएगा, ठीक है। तो q बचेगा यहाँ पर और यहाँ से q बच जाएगा, बस q बच जाएगा। तो यहाँ से q की वैल्यू क्या होगी, हमें कैपिटल q की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल q की वैल्यू कितनी होगी, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 9q प्लस 4q इक्वल टू 0,
तो यहाँ से Q की वैल्यू आ गई -4Q/9। Q की वैल्यू क्या आ गई -4Q/9। तो इस तरीके से जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है उसका हम मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले कि हमें पोजीशन निकालना था, ये कहाँ पर रखना पड़ेगा। पोजीशन हमें ऑलरेडी पता था कि इनके बीच में होगा, बस हमें उसकी वैल्यू निकालना था। तो हमने बीच वाले चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन के लिए नेट फोर्स के ऊपर 0 कर दिया, तो उससे हमें पोजीशन पता चल गई। तो पिछला क्वेश्चन ही था, ठीक है, जो हमने पीछे किया था। नेक्स्ट हमने उसका नेचर निकाला। नेचर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। अगर नेगेटिव नहीं होगा तो इनके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। अब लेकिन हमें इसका वैल्यू नहीं पता कितना होगा, तो हम तो इसको पॉजिटिव मान के सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, बाकी जो दो चार्ज पार्टिकल है उनमें से किसी भी एक का भी इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो किसी एक के ऊपर हमने नेट फोर्स क्या कर दिया 0, तो उसके बाद नेट फोर्स 0 कर दिया। नेट फोर्स आपका एक ही डायरेक्शन में आया तो दोनों को प्लस करके 0 कर दिया, तो आपको जो थर्ड चार्ज पार्टिकल उसका वैल्यू क्या आ गया -4Q/9। यहाँ से नेगेटिव साइन आया, ये क्या बता रहा है कि जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा। ये ऑटोमेटिकली आ गया, हमें जस्ट गैस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जस्ट हमने पॉजिटिव लेके उसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो अगर आपका थर्ड चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो पूरा सिस्टम अगर एक्टिव में है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेचर क्या होगा और उसकी पोजीशन क्या होगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है कि हमने यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कंसीडर किया, ओनली दो चार्ज पार्टिकल का इक्विवेलेंट कंसीडर किया। इससे ये वेरीफाई कैसे होगा कि थर्ड चार्ज पार्टिकल भी इक्विवेलेंट में रहेगा। कैसे हम बोल सकते हैं कि थर्ड चार्ज पार्टिकल ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंट में होगा। ये हमने कहाँ यूज किया, ना ही हमने प्रूव किया ये थर्ड चार्ज पार्टिकल इक्विवेलेंट में, ठीक है। इसको हमें प्रूव करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है that all the charge particle are in equilibrium। सारे चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में। जब सारे चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हैं तो सिस्टम पर नेट फोर्स क्या हुआ 0। सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हुआ। अब जो कैपिटल क्यू है इस पर नेट फोर्स 0 है, ये ऑलरेडी हमने किया है, इसको इक्विलिब्रियम में किया। स्मॉल क्यू उस पर भी नेट फोर्स 0, तो इस पर नेट फोर्स 0, इस पर नेट फोर्स 0, तो बचा क्या है, इस पर भी नेट फोर्स 0 होगा। तो कूलम्ब फोर्स तो क्या होता है आपका एक्शन रिएक्शन पेयर ही होता है। इस वजह से पूरे सिस्टम पे क्या रहेगा, सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी पर नेट फोर्स क्या होगा 0 हो जाएगा। समझ आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड, नेचर एंड पोजीशन बता सकते हैं। एक और प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, जस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। क्या रखा हुआ है -9Q रखा है और यहाँ पे क्या रखा हुआ है Q चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ पर रखेंगे, such that all the charge particles आपके इक्विलिब्रियम में रखें। थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ पर रखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड एंड नेचर बताना है। मैग्नीट्यूड, नेचर और पोजीशन बताना है, बता सकते हैं। जैसे अभी किया था वही सेव करना है। so that all charges are in equilibrium। सारे चार्जेस क्या है इक्विलिब्रियम में, ऑल इन चार्जेस इक्विलिब्रियम में, तो थर्ड चार्ज पार्टिकल की पोजीशन क्या होनी चाहिए। हमें तो पोजीशन पता है, यहाँ पर रखेंगे बिकॉज डिफरेंट नेचर के चार्ज है, तो आउटसाइड रखेंगे। आउटसाइड रखेंगे यहाँ पर, इससे क्या ले लेते हैं एक्स डिस्टेंस ले लेते हैं। यहाँ से एक्स डिस्टेंस ले लिया, ये चार्ज पार्टिकल क्यू हो गया, ठीक है। तो इस पर क्या होनी चाहिए नेट फोर्स 0। नेट फोर्स कौन लगाएगा आपका क्यू लगाएगा। स्मॉल क्यू किधर लगाएगा इस तरफ, इसकी वैल्यू क्या होगा KQ/x²। -9Q लगाएगा इस तरफ, इसकी वैल्यू क्या होगा K9QQ ये कितना होगा, ये डिस्टेंस L है, वैल्यू डिस्टेंस क्या है L, तो जगह L + x का होल स्क्वायर। दोनों में इक्वल कर देंगे, दोनों में इक्वल कर देते हैं तो क्या वैल्यू हो जाएगी, दोनों में इक्वल कर देंगे यहाँ पर 9KQQ/L + x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा KQQ और ये होगा आपका x²। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आ जाएगा 9x² = L + x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 3x = L + x। यहाँ से x = क्या आ जाएगा L/2। तो ये क्या आ गई थर्ड चार्ज पार्टिकल की पोजीशन आ गई x = L/2 पर। इसे x = L/2 पर रखेंगे तो एक क्लियर में रहेगा। अब इसका क्या निकालना है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है।
इसका मैग्नीट्यूड और नेचर भी बताना है। तो मैग्नीट्यूड और नेचर के लिए इनमें से किन्हीं भी चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं। तो इसमें से हम किसी भी भाई इक्विलिब्रियम कर दो, इस पर भी नेट फोर्स 0 होगा, इस पर भी नेट फोर्स क्या रहेगा 0 रहेगा, और इस पर भी नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा। ऑल द चार्ज पार्टिकल्स पर नेट फोर्स क्या रहेगा 0। सो आगे तो हम इस पर स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स 0 कर देते हैं। स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स 0 करो, क्या आएगा स्मॉल क्यू पर -9q किधर लगाएगा फोर्स इस तरफ, -9q फोर्स इधर लगाएगा, कितना हो जाएगा k, ये जगह 9q, ये जगह 9kq स्क्वायर, 9kq स्क्वायर बाई l स्क्वायर, दोनों की डिस्टेंस क्या है l। और कैपिटल Q किधर फोर्स लगाएगा, कैपिटल Q इस तरफ फोर्स लगाएगा, ऐसे कैपिटल Q इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये कितना हो जाएगा k q q और अपॉन क्या होगा, अपॉन हो जाएगा नहीं, दोनों का फोर्स का डायरेक्शन सेम रहेगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये भी इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये क्या होगा प्लस हो जाएगा अपॉन कितना होगा ये डिस्टेंस x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या आई थी l/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में और चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, k से k कैंसिल हो गया, एक क्यू से एक क्यू गया, l स्क्वायर से l स्क्वायर चला गया, यहाँ से क्या हो गया 9q प्लस 4q इक्वल टू 0। यहाँ से q की वैल्यू क्या हो गई 9 - 9q/4। तो थर्ड चार्ज पार्टिकल का यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या आ गया 9q/4 और इसका नेचर क्या होगा नेगेटिव। थर्ड चार्ज पार्टिकल कैसा रहेगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रहेगा। समझ आ गया। यहाँ से पता चल गया कि जो थर्ड चार्ज पार्टिकल क्या होना पड़ेगा नेगेटिव होना पड़ेगा, अगर हमें क्या करना है तो अपोजिट नेचर के चार्ज पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखना है, पूरा सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा और आइडेंटिकल वाले केस में भी इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, और पोजीशन पता है, पोजीशन हमें कहाँ पर रखना पड़ेगा वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल डिस्कस कर सकते हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल है तो वो इक्विलिब्रियम में कैसे रहेंगे। ओके, तो आगे हम इसमें देखते हैं एसचेम प्रॉब्लम्स। ठीक है, एसचेम प्रॉब्लम सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हमने ऑलरेडी जो क्लास 11 का सिलेबस है उसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, उसी पर बेसिकली जो आपके कूलम्ब्स लॉ है उसके चार्ज पार्टिकल वाले प्रॉब्लम है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एसचेम की कंडीशन बताना चाहिए। एसचेम कोई पार्टिकल कब करता है, जब वो कहाँ पर होता है, जब वो क्या होता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो वो एसचेम करेगा। तो स्टेबल अनस्टेबल आपको बताना चाहिए। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पता है थोड़ा बहुत, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, ये आपने ऑलरेडी क्लास 11 का पढ़ा होगा। थोड़ा बहुत याद हो तो मैं जस्ट याद दिला देता हूँ। इस तरीके से आपने डायग्राम कभी देखा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक पार्टिकल यहाँ पर रखा है, एक पार्टिकल यहाँ पर रखा है, एक पार्टिकल यहाँ पर रखा है। इस तरीके से 3 डिफरेंट पार्टिकल्स रखे हुए। इस पार्टिकल का इक्विलिब्रियम क्या होगा अनस्टेबल होगा, नहीं होगा। क्यों, वो जो अनस्टेबल है इसको थोड़ा सा भी कहीं भी पुश करो, जिधर पुश करोगे उसी तरफ चला जाएगा। इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा स्टेबल। यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 यहाँ पर रखा होगा तो नेट फोर्स 0 रहेगा। स्टेबल होगा तो इसको कहीं पर भी डिस्प्लेस करो, चाहे इस तरफ करो इस तरफ करो, वापस अपनी उसी पोजीशन की तरफ आएगा। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये होगा इसका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको जिधर भी पुश कर दो वहीं पर रहेगा। ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, हम स्टेबल अनस्टेबली यूज करते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पता लगाने के लिए तरीका क्या है, उस पार्टिकल को क्या करो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो। अगर उसी पोजीशन की तरफ आता है तो स्टेबल होगा, और उस पोजीशन से दूर भाग जाता है, जैसे इस केस में हो रहा है, इधर में पुश किया तो इधर ही चला गया, इधर पुश किया तो इधर ही चला गया, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन देखना है जिसके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पर होगा। जो हम अब इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे थे उसी को हम स्टेबल और अनस्टेबल में डिवाइड करते हैं। तो कैसे इक्विलिब्रियम होगा, जैसे हम इस तरीके से देख लेते हैं। दो चार्ज पार्टिकल हैं आपके Q और Q, Q Q दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए।
एक और थर्ड चार्ज पार्टिकल है कैपिटल क्यू, जो इसके सेंटर पर है। हमें क्या बताना है, इसका इक्विलिब्रियम बताना है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, इसके अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इसके अलोंग लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग इसका इक्विलिब्रियम कैसा होगा। तो थर्ड चार्ज पार्टिकल सेंटर में रखा हुआ है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग इसका इक्विलिब्रियम कैसा होगा, कैसा होगा बता सकते हैं। लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग इक्विलिब्रियम बताना है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग इक्विलिब्रियम कैसा होगा बता सकते हैं। अगर हमने इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया, हमने क्या किया, अगर इसको इस तरफ डिस्प्लेस किया, यहाँ पर इधर तक ले गए, ठीक है। अभी बताया कि अगर हमें क्या बताना है, इक्विलिब्रियम बताना है, तो थोड़ा सा उसको उसकी इक्वल पोजीशन से डिस्प्लेस कर दो। इधर इसके इक्वल पोजीशन डिस्प्लेस करेंगे तो इधर ले जाएंगे, तो इसके ऊपर किसका फोर्स, इसका फोर्स बढ़ेगा, इसका फोर्स किधर रहेगा इस तरफ, तो इसका फोर्स कम होगा, इस नेट फोर्स क्या आएगा इस तरफ। अगर हम इसको इस तरफ ले जाते हैं, इस तरफ ले जाते हैं, तो इस वाले का फोर्स बढ़ेगा, इस वाले का फोर्स किधर बढ़ेगा इस तरफ बढ़ेगा, और इस वाले का फोर्स क्या होगा, कम होगा इधर वाला, तो इस पर नेट फोर्स क्या रहेगा फिर से इस तरफ। तो इसका इक्विलिब्रियम क्या आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया। हमें अगर इक्विलिब्रियम बताना है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है लेकिन कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल, तो उसको क्या करो, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दो, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे और छोड़ देंगे, और डिस्प्लेस करने के बाद दूसरी पोजीशन की तरफ आता है तो वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो हमने इसको डिस्प्लेस किया, जैसे डिस्प्लेस किया तो हमने देखा कि इस वाले चार्ज पार्टिकल का फोर्स बढ़ेगा, तो इससे डिस्टेंस क्या हो रही है कम, इससे डिस्टेंस ज्यादा है, उसका फोर्स कम होगा। इसका फोर्स किधर बढ़ रहा है इस तरफ, इसका फोर्स इस तरफ, बिकॉज पॉजिटिव है तो फोर्स इस तरफ बढ़ेगा, और इसका फोर्स इस तरफ कम हो रहा है, तो नेट फोर्स इसी तरफ रहेगा, नेट फोर्स इसी तरफ रहेगा, तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और देख लेते हैं, और क्या देखते हैं, इस तरीके से देख लेते हैं। सपोज इस तरीके दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए Q एंड माइनस Q है, सेंटर पे रखा हुआ है माइनस Q, और हमें इसका इक्विलिब्रियम बताना है परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। इन दोनों चार्ज पार्टिकल के जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके परपेंडिकुलर इसका इक्विलिब्रियम कैसा होगा, परपेंडिकुलर इसका इक्विलिब्रियम कैसा होगा बता सकते हैं। इस लाइन के लॉन्ग, इस लाइन के लॉन्ग इसका इक्विलिब्रियम कैसा रहेगा, माइनस Q चार्ज। समझ आ गया। तो उसी तरीके सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको इस लाइन के लॉन्ग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं। इस लाइन के लॉन्ग सपोज हम इसको यहाँ तक ले गए, यहाँ तक डिस्प्लेस किया, यहाँ तक डिस्प्लेस किया, माइनस Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज है, तो इस ए वाला जो चार्ज पार्टिकल है Q, इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, ए वाला चार्ज पार्टिकल किधर लगाएगा, इस पर इधर फोर्स लगाएगा। सेम में दोनों का पेयर क्या है, सेम मैग्नीट्यूड का है, तो सेम फोर्स लगेगा। इस तरीके से F इधर लगा, F इधर लगा। अगर नेट फोर्स हम देखेंगे, इसका कंपोनेंट इधर वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स क्या होगा, इस तरफ ही आएगा, इसे बीन पोजीशन की तरफ ही आएगा, वहीं पर आएगा। सिमिलरली अगर आप नीचे की तरफ डिस्प्लेस करते हो, नीचे की तरफ डिस्प्लेस करते हो, तब भी फोर्स ये F इधर लगेंगे, और इसकी वजह से जो नेट फोर्स होगा वो इसी तरफ आएगा। F नेट क्या होगा, तो मीन पोजीशन की तरफ ही रहेगा, ठीक है। नेट फोर्स क्या होगा, मीन पोजीशन की तरफ। इस वजह से इसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे स्टेबल अनस्टेबल होता है। और देखते हैं, इस तरीके देख लेते हैं। ये आपको क्या रखा हुआ है, Q माइनस Q और Q माइनस Q along the line joining, यहाँ पर along the line joining, along the line joining कैसा होगा, along the line joining बता है कैसा इक्विलिब्रियम होगा बता सकते हैं। along the line joining कैसा आएगा, इस लाइन के लोग डिस्प्लेस करो, ये सेंटर में रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है, सेंटर पर। इक्विलिब्रियम में यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रहेगा, कैसा इक्विलिब्रियम होगा,
स्टेबल अनस्टेबल, तो इसको लाइन के हम डिस्प्लेस करेंगे। अगर हमने इसको इस तरफ डिस्प्लेस किया, इधर ले गए, इस तरफ डिस्प्लेस किया, तो किसका फोर्स, इसका फोर्स बढ़ा, इसका फोर्स बढ़ा तो ये किधर आया, इसी तरफ आया। इसका फोर्स इसकी एक क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इस तरफ वाला फोर्स बढ़ा तो इसी तरफ भागेगा। अगर हमने इसको इस तरफ खींचा, इस तरफ डिस्प्लेस किया, तो इस वाले चार्ज का फोर्स बढ़ेगा तो ये इसी तरफ जाएगा। इसका मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। समझ आ गया। एक और देख लेते हैं। इस तरह के चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, कैसे चार्ज पार्टिकल है, क्यू 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 रखे हुए हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे भी माइनस क्यू, इसलिए माइनस क्यू रखा हुआ है सेंटर पर, और इसको परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग डिस्प्लेस कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। कैसा इक्विलिब्रियम होगा, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग कैसा होगा, इसको हम परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करते हैं, तो मुझे यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ पर ले गए, इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, इसकी वजह से ऐसे, और इसकी वजह से ऐसे फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स किधर आएगा, ऊपर, नेट फोर्स क्या आएगा, ऊपर आएगा, मींस अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सिमिलरली अगर इधर डिस्प्लेस करेंगे, इधर ले गए, तो इसके ऊपर नेट फोर्स आएगा इधर, और इधर इस वाले की वजह से फोर्स देखते हैं, तो इसको फोर्स इधर आएगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, इस तरह। इस दोनों फोर्स में अवे जा रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो ये बता सकते हैं कहाँ पर स्टेबल होगा, कहाँ पर अनस्टेबल होगा, वही हम बता सकते हैं। जस्ट हमें मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करना है, अगर मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, और मीन पोजीशन से अगर मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस करने के बाद, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और मीन पोजीशन से अगर दूर जा रहा है तो चार्ज पार्टिकल का जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल और थर्ड चार्ज पार्टिकल है, थर्ड चार्ज पार्टिकल का नेचर दोनों चार्ज पार्टिकल के नेचर से क्या है, कि सेम है। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल, तीनों चार्ज पार्टिकल का नेचर सेम है, तो इक्विलिब्रियम कैसा रहेगा, स्टेबल होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अगर चार्जेस का नेचर अपोजिट है, जो थर्ड चार्ज है उनका, उसका नेचर बाकी दो चार्जेस के नेचर से क्या है, अपोजिट है, तो उसका इक्विलिब्रियम परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। अपोजिट नेचर में परपेंडिकुलर में स्टेबल होगा, और सेम नेचर में अलोंग द लाइन स्टेबल होगा। बस इतनी सी चीज हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगर हम भूल भी जाते हैं तो क्या करेंगे, उसको डिस्प्लेस करके देख लेंगे, ठीक है। उसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देख लेंगे, और डिस्प्लेस करके हमें पता चल जाएगा, अगर वो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो स्टेबल होगा, और अगर उससे दूर जा रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इस तरीके से हम अभी बस ये पता लगा सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। अभी तक हमने इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं किया है एस टेम का, बस हमने ये पता लगाया इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल अनस्टेबल। और इसमें देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे एस टेम को। अगर हमें इक्विलिब्रियम पता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो हम एस टेम वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए क्यू क्यू, दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए क्यू क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2l, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l है, दोनों आपके फिक्स्ड है, दोनों चार्ज पार्टिकल क्या है आपके फिक्स्ड है आपके, और इसी प्लेन में रखे हुए, ठीक है। एक थर्ड चार्ज पार्टिकल है, उसको हमने इनके सेंटर पे रखा हुआ है। थर्ड चार्ज पार्टिकल Q, इसका मास है m, इसको कहाँ पर रखा है, इनके सेंटर ऊपर, सेंटर ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, थर्ड चार्ज पार्टिकल को सेंटर O से स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। कितना, हम स्लाइटली इसको x डिस्प्लेस करते हैं और छोड़ देते हैं, थोड़ा सा x डिस्प्लेस करके यहाँ पर छोड़ देते हैं। स्लाइटली एक्स डिस्प्लेस करने के बाद जब रिलीज कर देते हैं, तो हमें इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है। इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, समझ में आ गया।
दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए क्यू क्यू, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग फिक्स चार्ज पार्टिकल है, दोनों के बीच का सेपरेशन 12 है। एक थर्ड चार्ज पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड q है और उसका मास m है, स्मॉल m, उसको हमने क्या किया, इनके सेंटर से स्मॉल x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, और वहां से क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x देकर उसको रिलीज किया, तो हमें क्या होता है, उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना। समझ आ गया? तो हमें पता है, अभी हमने जैसे डिस्कस किया है, इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो ये पार्टिकल क्या करेगा, एसएचएम करेगा। अगर ये पार्टिकल एसएचएम करेगा तो एसएचएम की कंडीशन सबसे पहले पता होना चाहिए। एसएचएम करेगा तो इसके ऊपर एसएचएम के लिए क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, जो एसएचएम में फोर्स लग रहा है किसी भी डिस्प्लेसमेंट x पर, वो क्या होता है, F=-kx। k क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2πm/k। कोई पार्टिकल जिसका मास m है वो के फोर्स कांस्टेंट के साथ उसका टाइम पीरियड क्या होगा, t=2πm/k। बस हमें ये दोनों फॉर्मूले क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो हमने इस पे x डिस्प्लेसमेंट पर फोर्स क्या आना चाहिए, F=-kx आना चाहिए, तो हमने इसको x डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ पर इसको फोर्स लिखते हैं। यहाँ पर फोर्स लिखेंगे, क्या आएगा, फोर्स लिखते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस ले लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस क्या है, l, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, l है, ये x है, तो ये क्या होगी आपकी l-x, l-x होगी, और ये क्या हो जाएगी यहाँ से l+x, इतनी हो जाएगी। तो इस पर q चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पर आ गया तो q की वजह से फोर्स लगेगा इसके ऊपर, इधर इसकी वजह से, और एक फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लगेगा, इसकी वजह से कितना आएगा, q की वजह से ये हो जाएगा k/q/l-x का होल स्क्वायर, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, k/q/l+x का होल स्क्वायर। दोनों फोर्स बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर है, इक्विलिब्रियम नहीं है, इसलिए नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स निकाल सकते हैं। नेट फोर्स कितना लिखना है हमें, जो F=-kx लिखते हैं, कहाँ पर लिखते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिधर x है, x की डायरेक्शन में लिखते हैं, x किधर है, इस तरफ, x इस तरफ है तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, ये वाला, तो इसमें से इसको माइनस करके लिखेंगे, तो k/q/l+x का होल स्क्वायर, इसमें से इस वाले को माइनस कर देंगे तो यही x डायरेक्शन में, -k/q/l-x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसमें तो कॉमन ले सकते हैं, k/q कॉमन आ गया, बाकी एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा, ऊपर आपका l² x² 2lx हो जाएगा, और ये बचेगा -4lx/l+x का होल स्क्वायर, ये बचेगा 4lx/l+x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, एस्टर की कंडीशन क्या होती है, दैट x इज वेरी वेरी लेस देन, x क्या होगा, n, x बहुत छोटा होगा, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, जो एस्टर होता है उसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है, स्लाइटली डिस्प्लेस किया मींस क्या होगा, x की वैल्यू बहुत छोटी होगी l के कंपैरिजन में। x अगर l के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो इसके l के कंपैरिजन में x को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, f को क्या लिख सकते हैं हम, अप्रोक्सीमेटली ये लिख सकते हैं k/q, और ये हो जाएगा -4lx/l², ये लिख सकते हैं, बिकॉज क्या हो जाएगा, बिकॉज x इज वेरी वेरी स्मॉल देन l, ये आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। बाकी क्या करना है, बाकी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसके लिए, तो f हो गया, f क्या आया, l से l कट गया, यहाँ से l से l एक l कट जाएगा, एक l कट जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, ये बचेगा -4k/q, और ये हो जाएगा आपका बाई l इंटू एक्स, ये होगा 4k/q/l इंटू एक्स, कितना हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, ये आपका फोर्स आ गया, ये वाला के और वो वाला के अलग अलग है, ठीक है, वो फोर्स कांस्टेंट वाला के, ये हमारा क्या है, ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट वाला के है, तो ध्यान रखना। तो F=-kx के फॉर्म में आ गया, तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं t=2πm/k, m/k क्या होगा 4k/q, और ये इतना टाइम पीरियड आएगा,
4k/n। कुछ देख लेना कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं हो गया हो, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया वाला लगता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, l² - x² होगा, l² - x²। इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा, l4 आएगा, l4। और ये क्या हो जाएगा, l³ बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, l होगा, यहाँ पर l था, ये l³ बचेगा यहाँ से, l³, तो ये ml³ हो जाएगा। तो ये हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा t = 2π√ml³/4k³। इस तरीके से टाइम पीरियड आ जाएगा। तो सॉल्व करने का तरीका आपका सिंपल है, सेम आपकी जो एस्टर्न में क्वेश्चन करते थे उसी तरह का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, चार्ज पार्टिकल को एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट x देना है, उस x डिस्प्लेसमेंट पर क्या लिखेंगे, उसके ऊपर फोर्स लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमने x डिस्प्लेसमेंट फोर्स लिखा, दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स लग रहे थे, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आपका फोर्स ये हो जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स को सिंपलीफाई कर देंगे, नेट फोर्स आपको क्या आना चाहिए, F = -kx की फॉर्म में आना चाहिए। अगर F = -kx की फॉर्म में हम इसको लाने की कोशिश करेंगे, कंडीशन क्या लगाएंगे, x इज वेरी वेरी लेस देन l। तो वहां पर इसकी कंडीशन लगा देंगे, तो l क्या हो जाएगा, l x के कंपेरिजन में क्या होगा, बहुत बड़ा रहेगा। तो x को नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ से और सिंपलीफाई कर लेंगे, तो ये क्या हो गया, F = -4k³ × x। तो यहाँ से F = -kx की फॉर्म में आ गया, तो टाइम पीरियड क्या होगा, t = 2π√m/k। m/k क्या हो जाएगा, 4k³ और l³, इतना टाइम पीरियड हो जाएगा। तो आगे इस तरीके से हम इसके सिस्टम वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और हम इसमें सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जो जिससे आपको और थोड़ा और समझ में आ जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं, सपोज ये दिया हुआ है आपको, क्या गिवन है, q चार्ज पार्टिकल गिवन है, यहाँ पर भी q चार्ज पार्टिकल गिवन है, और एक तो थर्ड चार्ज पार्टिकल -q और m सेंटर पर रखा हुआ है। ठीक है, -q m इस पे सेंटर पर रखा हुआ है, दोनों q आपके फिक्स्ड है। अब इस -q वाले चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x देते हैं। इसको छोटा डिस्प्लेसमेंट हमने क्या दिया, x दिया, इसके परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग। ठीक है, और छोड़ दिया, स्लाइटली x डिस्प्लेस करके हम छोड़ देते हैं। तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। स्लाइटली डिस्प्लेस किया x और रिलीज कर दिया, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, सेम क्वेश्चन में टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, x की वैल्यू क्या रहेगी, जो कि इसकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या थी, 12 थी, 12 डिस्टेंस है, सेंटर क्या आपका O। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका वही सेम रहेगा। x डिस्प्लेसमेंट हमने दिया, ठीक है, स्लाइड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया। तो हमें पता है कि अगर जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या डिफरेंट है, तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम तो स्टेबल है, x डिस्प्लेस किया, x डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे। ये वाली डिस्टेंस l पता है, ये वाली डिस्टेंस भी है, तो इसकी वजह से फोर्स लिखेंगे, दोनों की वजह से फोर्स तो क्या आना है, सेम। दोनों की वजह से फोर्स, इसकी वजह से F इधर आएगा, इसकी वजह से F इधर आएगा, F इधर आएगा। इसके कंपोनेंट ले लेते हैं, क्या ले, थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो F के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, इधर वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, F sin थीटा, और इधर वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ये जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स किधर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द बी पोजीशन आएगा, पीछे x के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लिखेंगे, -2f cos थीटा। इसका इधर वाला कंपोनेंट 2f cos थीटा क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, sin थीटा, 2f sin थीटा, ये वाला फोर्स हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होगा, f sin थीटा, cos थीटा वाला कंपोनेंट कट गया, इधर वाला कंपोनेंट आ रहा है, इधर माइनस क्या है, माइनस क्यों लगा, बिकॉज़ ये x के अपोजिट डायरेक्शन में, इसका f कंपोनेंट इधर आया 2f f sin थीटा, और इसका भी f sin थीटा। ये हो गया। f की वैल्यू पता है कितना होगा, k³/r²। इसकी वैल्यू रख सकते हैं हम, कितना हो जाएगा, -2f क्या होगा, k³ बाई क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, l है, x है, तो ये हो जाएगी √l² + x² का होल स्क्वायर, तो हो जाएगी l² + x² इनटू sin थीटा। sin थीटा क्या होगा यहाँ पर, sin थीटा की वैल्यू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, x अपॉन √l² + x²। ये क्या हो जाएगा, sin थीटा। अब सिंपलीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2k³ और ये हो जाएगा आपका
एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2 ये होगा। फिर से कंडीशन लगा देते हैं, एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल देन एल। एक्स क्या है, एल के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स के कंपेरिजन में एल को एल के कंपेरिजन में एक्स को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2k³ क्यूब और ये क्या होगा एक्स अपॉन एल कितना होगा क्यूब, एल क्यूब बचेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, बिकॉज एक्स इज वेरी वेरी लेस देन एल। एक्स एल के कंपेरिजन में क्या है, बहुत छोटा। ठीक है, बाकी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपका एल क्यूब हो गया, इधर एल क्यूब आ गया, एफ नेट हो गया, नेट फोर्स इक्वल टू क्या आ गया -kx, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 2π√mL³ अपॉन क्या होगा mL³ अपॉन 2k³ इतना टाइम पीरियड आ गया। सॉल्व करने का तरीका क्या है, सेम है, दोनों क्वेश्चंस क्या थे, सेम तरीके से सॉल्व कर सकते थे, बस उसमें क्या था अलोंग द लाइन इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा था और इसमें परपेंडिकुलर टू द लाइन इक्विलिब्रियम इसका स्टेबल आ रहा है। बाकी दोनों में सेम तरीके से करना, बस इसमें कंपोनेंट करना पड़ा, उसमें कंपोनेंट हमें नहीं करना पड़ा, दोनों में से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या थे आपके बेसिकली इक्विलिब्रियम और एस्टर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा और मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो आप थोड़ा सा और मैकेनिक्स पर अच्छे तरीके से लॉज ऑफ मोशन और स्ट्रिंग्स वाले ब्लॉक वाले क्वेश्चन, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन का हम करेंगे, तो वो और आप अच्छे तरीके से थोड़ा सा पढ़ के आए तो ज़्यादा हमें अच्छे से समझ में आएगा। ओके।